As we have already completed our revision part 1, let us move towards our second and the last revision video for this chapter. So to begin with it, the first topic that we will cover is the remuneration of director. So basically in case of remuneration of non-executive director, independent director, जो भी BOD होगा हमारा, वो रिकमेंडेशन भेजेगा जनरल मीटिंग में फॉर रेम्यूनरेशन, एंड अगर वो जनरल मीटिंग में शेयर होल्डर अप्रूव कर देते हैं, then the same remuneration will be paid to the non-executive director, independent director. But what in case of sitting fees? So if the sitting fees is as per the Companies Act 2013, then in that case no such approval is required. एंड इन केस ऑफ स्टॉक ऑप्शन प्लान, जो भी शेयर होल्डर्स हो गए वो बाय रिजोल्यूशन एक मैक्सिमम लिमिट फिक्स कर देंगे कि इससे का ज्यादा का हम लोग स्टॉक ऑप्शन प्लान किसी भी नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को नहीं दे सकते। एंड अगर वो भी अगर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की बात है तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर तो नॉट एट ऑल एंटाइटल्ड फॉर इवन अ सिंगल ऑप्शन प्लान। सो बेसिकली इट इज रिटन आउट हियर। नाउ मूविंग टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट 2 पॉइंट। सो बेसिकली दो टाइप के डायरेक्टर की बात की गई है, एक नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एंड द अनदर इज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। So if I talk about non-executive director, तो अगर हम किसी एक नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को बाकी सारे नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को मिला के जितना पे कर रहे हैं उससे 50% से भी ज्यादा पे कर रहे हैं, यानी कि सपोज इफ आई हैव फाइव इन नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इन माय कंपनी एंड मैं एक नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को 3 लाख रुपीस पे कर रहा हूँ, बाकी के 4 नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को मैं मिला के 5 लाख रुपीस पे कर रहा हूँ, देन वो 3 लाख रुपीस इज ग्रेटर देन 50% ऑफ 5 लाख रुपीस, तो उस केस में मेरे को शेयर होल्डर की स्पेशल रिजर्वेशन से अप्रूवल देनी पड़ेगी। नाउ टॉकिंग अबाउट एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, तो जो भी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को फीस या कंपनसेशन हम लोग पे कर रहे हैं, वो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर आइदर प्रमोटर है या मेंबर ऑफ प्रमोटर ग्रुप है, एंड उसको 5 करोड़ या 2.5% ऑफ नेट ऑफ प्रॉफिट ऑफ द कंपनी व्हिचएवर इज हायर, यानी कि इफ द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी इज 100 करोड़ देन 5 करोड़ और 2.5% यानी कि 2.5 करोड़ व्हिचएवर इज हायर, तो 5 करोड़ से भी अगर ज्यादा हम लोग प्रॉफिट पे करेंगे, सॉरी 5 करोड़ से भी ज्यादा हम लोग कंपेंसेशन या फी पे करेंगे, देन उस केस में हमको स्पेशल रिजर्वेशन पास करना पड़ेगा। बट अगर हमारी कंपनी में एक से ज्यादा एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है ऐसे, तो उस केस में हम लोग सारे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को मिला के हम लोग 5% ऑफ नेट प्रॉफिट से भी ज्यादा पे करते हैं, देन उस केस में हमको स्पेशल रिजर्वेशन से परमिशन लेनी पड़ेगी। नाउ एज एन ऑडिटर व्हाट वी नीड टू वेरीफाई, सो बेसिकली हमको देखना है यही है कि जो भी रेम्यूनरेशन नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर या इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को पे किया जा रहा है वो पेमेंट आफ्टर अप्रूवल ऑफ शेयर होल्डर्स है। ऐसा नहीं है कि किसी भी डायरेक्टर ने खुद से डिसाइड कर लिया या पे कर दिया, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। एंड वी कैन डेफिनेटली रिफर टू ईओए अगर कहीं भी जरूरत पड़ी तो, एंड वी कैन एग्जामिन द रिपोर्ट ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑन कॉर्पोरेट गवर्नेंस स्पेसिफिकली। सो इट इज रिटन हियर। नाउ मूविंग टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट पॉइंट। सो बेसिकली बोर्ड मीटिंग के बारे में बोला गया कि जो भी बोर्ड मीटिंग है वो साल में 4 में 4 बार होगी, और 2 बोर्ड मीटिंग के बीच में 120 दिन से ज्यादा का डिफरेंस नहीं होना चाहिए, एंड कोरम ऑफ टॉप 2000 लिस्टेड कंपनी। सो बेसिकली हमने अभी तक जितना भी कोरम पढ़ा है तो बेसिकली 1/3 ऑफ द डायरेक्टर और 2 डायरेक्टर पढ़ा हुआ है, बट चूंकि ये टॉप की 2000 लिस्टेड कंपनी है तो एलओडीआर बोलती है भाई ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कंपनी है, इसका देश की इकोनॉमी में बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन होता है, इसके केस में हम बिल्कुल भी रिस्क नहीं ले सकते, तो आपको 2 डायरेक्टर मिनिमम नहीं चलेगा, आपको एटलीस्ट 3 डायरेक्टर रखने पड़ेंगे, और उसी की वजह से इसका जो भी कोरम है वो आ जाता है 1/3 ऑफ द डायरेक्टर और 3 व्हिचएवर इज हायर, बट सब्जेक्ट टू एटलीस्ट 1 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर तो एटलीस्ट होना ही चाहिए, अगर वो नहीं है तो उसके बिना नहीं चलेगा। एंड अगर कोई भी डायरेक्टर फिजिकली प्रेजेंस नहीं रह सकता, देन उस केस में उसको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या ऑडियो विजुअल मींस के थ्रू अटेंड करेगा, देन इट्स कंप्लीटली फाइन। एंड अ डायरेक्टर कैन बी मेंबर इन मैक्सिमम 10 कमिटीज एंड चेयरपर्सन इज 5 कमिटीज। अब नाउ इधर कौन सी कमिटीज की बात हो रही है, लाइक वी हैव ऑलरेडी स्टडीड 4 कमिटीज। सो बेसिकली इधर जो भी कमिटीज की बात हो रही है वो एक है ऑडिट कमिटी और दूसरी है स्टेक होल्डर्स रिलेशनशिप कमिटी, एंड ये जो भी लिमिट है यानी कि 10 कमिटी मेंबर ले सकता है, 5 कमिटी में वो चेयरपर्सन ले सकता है। सो बेसिकली ये लिमिट सिर्फ और सिर्फ पब्लिक कंपनी के लिए एप्लीकेबल है। तो लिस्टेड कंपनी या अनलिस्टेड कंपनी, इट डजंट मैटर बी इट लिस्टेड कंपनी या बी इट अनलिस्टेड कंपनी, बट सिर्फ और सिर्फ पब्लिक कंपनी के लिए एप्लीकेबल है। इट इज नॉट एट ऑल एप्लीकेबल फॉर एनी प्राइवेट कंपनी और सेक्शन 8 कंपनी और एनी फॉरेन कंपनी। सो इट इज रिटन हियर as you can see here on the screen. Yes, now moving further, then जो भी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है कंपनीज में, जो भी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है वो सारे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स के साल में एक बार मीटिंग होगी जिसमें नॉन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को अलाउ नहीं किया जाएगा, यानी कि इफ यू आर प्रमोटर और यू आर मैनेजिंग डायरेक्टर तो भी आपको अलाउड नहीं किया जाएगा, सिर्फ और सिर्फ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स के ही लिए एक मीटिंग की जाएगी साल में एक बार। नाउ मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट पॉइंट। सो कंपनी में जो भी एम्प्लॉय है या केएमपी है, डायरेक्टर है या प्रमोटर है, तो वो आइदर खुद के लिए या किसी और के लिए शेयर होल्डर्स के साथ और किसी भी थर्ड पार्टी के साथ अग्रीमेंट में एंटर नहीं कर सकता फॉर प्रॉफिट शेयरिंग और फॉर द पर्पस ऑफ कंपेंसेशन, अनलेस अगर बीओडी ने उसको परमिशन दी हुई है
और बीओडी ने परमिशन दी हुई है एंड शेयर होल्डर की भी परमिशन है बाय वे ऑफ ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन, देन उस केस में वो अग्रीमेंट में एंटर कर सकता है. बट दिस इज फॉर आफ्टर एलओडीआर. व्हाट अबाउट बिफोर एलओडीआर? तो बेसिकली बोला गया है कि अगर एलओडीआर आने से 3 साल पहले पहले आपने किसी अग्रीमेंट में एंटर किया हुआ है तो वो जो भी अग्रीमेंट है वो आपको स्टॉक एक्सचेंज को डिस्क्लोज करना पड़ेगा. एंड अगर वो अग्रीमेंट सब्सिस्ट करता है यानी कि अभी भी एग्जिस्टिंग में, देन वो जो भी अग्रीमेंट है वो बीओडी के सामने रखना पड़ेगा. एंड वंस बीओडी अप्रूव्स द सेम, देन आफ्टर दैट अप्रूवल शेयर होल्डर के सामने रखना पड़ेगा जनरल मीटिंग में. एंड शेयर होल्डर भी अगर वो ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन के द्वारा पास कर देते हैं देन उस केस में वो अग्रीमेंट आप कंटिन्यू कर सकते हैं. नाउ मूविंग टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट वन. सो इट इज अबाउट इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रिजाइन करता है या उसको रिमूव कर दिया जाता है. देन जो भी नया इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होगा उसको 3 महीने में या तो जब भी बोर्ड मीटिंग होगी विच एवर इज लेटर, यानी कि सपोज आज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ने रिजाइन किया है एंड आज से 2 महीने में नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग है तो मैक्सिमम लिमिट कौन सी होगी 2 मंथ और 3 मंथ्स विच एवर इज लेटर. तो बेसिकली 3 मंथ्स तक उसको अपॉइंट कर देना पड़ेगा न्यू इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को. बट इधर एक एक्सेप्शन दिया हुआ है कि वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का रिमूवल या रेजिग्नेशन के बाद भी अगर मिनिमम नंबर ऑफ रिक्वायरमेंट जो भी है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के लिए अगर वो मेंटेन हो जाती है कंपनी में, देन उस केस में आप अगर नए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को अपॉइंट नहीं करेगा दैट कंप्लीटली फाइन, वो चलेगा. नाउ मीटिंग्स ऑफ बीओडी. सो एज वी ऑलरेडी डिस्कस्ड जो भी बीओडी की मीटिंग होगी वो सालाना 4 बार होगी एंड 2 मीटिंग के बीच में 120 दिन से ज्यादा का गैप नहीं होना चाहिए. एंड अगर वो फर्स्ट मीटिंग है यानी कि कंपनी इनकॉर्पोरेशन होने के बाद फर्स्ट मीटिंग की जा रही है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की, देन वो 30 दिन के अंदर अंदर हो जानी चाहिए. बट ये बात हुई नॉर्मल कंपनीज की, जो जनरल कंपनीज है लाइक पब्लिक कंपनीज, प्राइवेट कंपनीज, बट इन जनरल नॉर्मल कंपनीज है. नाउ देयर इज अदर रूल्स फॉर आईएफएससी कंपनीज और सेक्शन 8 कंपनी. सो इन केस ऑफ स्पेसिफाइड आईएफएससी कंपनी, बी इट पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी, तो उसको फर्स्ट मीटिंग में कुछ रिलैक्सेशन दिया हुआ है. जैसे कि हमने पढ़ा कि फर्स्ट मीटिंग विद इन 30 डेज हो जानी चाहिए, बट इधर कुछ रिलैक्सेशन दिया हुआ है. इधर बोला है कि फर्स्ट मीटिंग विद इन 60 डेज ऑफ इनकॉर्पोरेशन होना चाहिए. तो इधर 30 डेज ज्यादा दिया हुआ है विद कंपेयर टू अदर कंपनीज पब्लिक और प्राइवेट. एंड सब्सिक्वेंटली जो भी मीटिंग होती है तो वो एटलीस्ट एक मीटिंग हो जानी चाहिए ईच कैलेंडर ईयर में. Yes, so it is written here. And in case of section 8 company वो भी सेम है, उसमें कुछ भी फर्स्ट मीटिंग या सब्सिक्वेंटली मीटिंग के बारे में कुछ भी बाइफरकेशन नहीं दिया हुआ. उसमें सिर्फ ऐसा ही बोला हुआ है कि एटलीस्ट एक मीटिंग हो जानी चाहिए एवरी 6 कैलेंडर मंथ में. सो बेसिकली यही बोला गया है. बाय दिस यू आल्सो कंक्लूड दिस टॉपिक. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज कोड ऑफ कंडक्ट. सो बेसिकली ये कोड ऑफ कंडक्ट है ना, वो बोर्ड मेंबर जो भी है या सीनियर मैनेजमेंट पर्सनल जो भी है उसके लिए एप्लीकेबल है. लाइक सपोज आप समझो कि कोई भी बोर्ड मेंबर है या कोई भी कंपनी की पॉलिसी फॉलो नहीं करता, लाइक कभी भी 2, 3, 4 बजे आता है, उसमें भी अगर मेरे जैसे भुक्कड़ होगा तो आग सीधा कैंटीन में चला जाएगा. कैंटीन में जाने के बाद अपने केबिन में जाके सो जाएगा बिंदास. ऐसे बीच वेयर के कपड़ों में आता है ना, यो ऐसा करके आता है बीच वेयर के कपड़ों में ऐसे गोगल्स लगा के. तो एंड जो भी अगर कोई भी स्टैट्यूटरी अथॉरिटी होती है, सीबीआई, इनकम टैक्स, अगर वो कोई भी अथॉरिटी उसको बुलाता है तो वो जाता नहीं, लाइक बुलाती है मगर जाने का नहीं. तो ऐसे वो बहुत ही ज्यादा उसे फॉलो करता है, तो इसलिए वो बोलता है कि बुलाते तो है मगर जाने का नहीं. तो बेसिकली ऐसा कुछ है तो कंपनी की रेपुटेशन खराब होती है. तो ऐसा कुछ ना हो इसीलिए कोड ऑफ कंडक्ट लाया गया है जो कि सारे बोर्ड मेंबर्स एंड सीनियर मैनेजमेंट पे अप्लाई होगा एंड उनको फॉलो भी करना पड़ेगा. एंड अगर वो फॉलो कर रहे हैं कि नहीं तो वो देखने की रिस्पॉन्सिबिलिटी कंपनी के सीईओ की है, जो कि एनुअल रिपोर्ट में एक डिक्लेरेशन साइन करेगा कि हाँ ऐसे कोई कोड ऑफ कंडक्ट है एंड ये जो भी बोर्ड मेंबर्स है या जो भी सीनियर मैनेजमेंट पर्सनल है उन्होंने फॉलो किया हुआ है. एंड अगर ऐसे कोई भी कोड ऑफ कंडक्ट है तो वो कंपनी की वेबसाइट के ऊपर पोस्ट भी होनी चाहिए. एंड वो कोड ऑफ कंडक्ट में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की जो ड्यूटीज है एज पर कंपनीज एक्ट 2013 वो भी इनकॉर्पोरेट होनी चाहिए, जिसकी वजह से पता चले कि व्हाट इज द ड्यूटीज ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स. सो देयर आर 5 पॉइंट्स गिवन हियर. You can see here, and as an auditor obviously we have to verify कि ऐसी BOD has laid down code of conduct and जो भी सारे मेंबर्स है, बोर्ड मेंबर्स है, सीनियर मैनेजमेंट है, वो ये कोड ऑफ कंडक्ट से कंप्लाई करते हैं. एंड जो भी कोड ऑफ कंडक्ट है वो कंपनी की वेबसाइट के ऊपर पोस्ट भी गई है. तो ये 3 चीज वी कैन वेरीफाई. नाउ मूविंग टुवर्ड्स विजिल मैकेनिज्म. सो इन केस ऑफ लिस्टेड कंपनीज अगर कोई भी डायरेक्टर है या कोई भी एम्प्लॉइज अगर उससे कोई भी जेन्युइन कंसर्न है तो वो जेन्युइन कंसर्न को रिपोर्ट करने के लिए एक विजिल मैकेनिज्म बना गया है जिसके थ्रू वो अपनी जो भी कंसर्न है वो रिपोर्ट कर सकता है. बट एज एन एम्प्लॉय सपोज मेरा जेन्युइन कंसर्न किसी डायरेक्टर के साथ है या उसके साथ मेरा कोई डिस्प्यूट चल रहा है और मैंने उसकी कंप्लेंट कर दी है तो मोर प्रोबेबल चांस है कि वो मेरे को कंपनी से निकाल देगा. तो ऐसा कुछ ना हो इसीलिए बोला गया है कि जो भी विक्टिमाइज पर्सन है उसको सेफगार्ड भी मिलना चाहिए एंड उसको डायरेक्ट एक्सेस टू ऑडिट कमेटी मिलना चाहिए. ऐसा नहीं कि आप एक के बाद एक करके ऑडिट कमेटी के चेयरमैन के पास जाओ, वहां तक तो फिर बात ही लीक हो जाएगी बीच में, उधर तक बात पहुंचेगी ही नहीं.
तो बेसिकली ऐसा नहीं होना चाहिए, और इसी की वजह से बोला गया है कि विक्टिमाइज पर्सन को डायरेक्ट सेफगार्ड मिलना चाहिए और डायरेक्ट एक्सेस टू द चेयरपर्सन ऑफ ऑडिट कमेटी मिलना चाहिए। एंड अगर ऐसी कोई भी पॉलिसी है तो वो कंपनी की वेबसाइट के ऊपर पोस्ट की हुई होनी चाहिए, जिसकी वजह से क्या होगा कि सारे एम्प्लॉइज या डायरेक्टर्स को पता चलेगा हाँ कंपनी में ऐसी पॉलिसी है जिसका वी कैन टेक बेनिफिट ऑफ। सो बेसिकली इट इज रिटन हियर। नाउ कमिंग टुवर्ड्स द सब्सिडियरी ऑफ लिस्टेड एंटिटी। सो एज पर रेगुलेशन 16C, मटेरियल सब्सिडियरी मतलब एक ऐसी सब्सिडियरी जिसकी इनकम या जिसकी नेटवर्थ पूरे ग्रुप की इनकम या उसके नेटवर्थ के 10% से ज्यादा है इन प्रीसीडिंग अकाउंटिंग ईयर। So if I take example, basically there is A Limited and there is Reliance Industries. अब A Limited की इनकम या उसकी नेटवर्थ Reliance Industries के इनकम या नेटवर्थ से 10% से ज्यादा है, तो उस केस में A Limited will be considered as material subsidiary for Reliance Industries. Now talking about regulation 24. So जो भी listed entities है, यानी कि अपने एग्जांपल में जो भी Reliance Industries Limited है, उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में जितने भी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है, उसमें से एटलीस्ट वन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर शुड बी देयर ऑन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ A Limited. बट इधर एक ध्यान रखने की चीज ये, ओनली फॉर द पर्पस ऑफ दिस रेगुलेशन, इधर जो मटेरियल सब्सिडियरी की डेफिनेशन है वो 20% की गई है, उसका क्राइटेरिया लाइक वी हैव स्टडीड के उसकी इनकम या नेटवर्थ पूरे ग्रुप की इनकम या नेटवर्थ से 10% होनी चाहिए, बट ओनली फॉर द पर्पस ऑफ दिस रेगुलेशन वो 10 नहीं वो 20% होनी चाहिए, बाकी इन जनरल सिनेरियो इट इज ओनली 10%. सो इट इज रिटन हियर. एंड जो भी लिस्टेड एंटिटी है यानी कि रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड जो है, वो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड शुड नॉट डिस्पोज ऑफ इट्स शेयर इन ए लिमिटेड सच दैट कि उसका जो भी शेयर होल्डिंग है ए लिमिटेड में वो 50% या उससे भी कम आ जाए, या दैट रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड शुड नॉट सेल और डिस्पोज ऑफ और इवन लीज मोर देन 20% ऑफ द एसेट वैल्यू ऑफ दैट ए लिमिटेड अनलेस स्पेशल रिजोल्यूशन पास किया गया है और कोर्ट ने अप्रूव किया गया है, या फिर एज पर सेक्शन 31 ऑफ इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड है, तो उस केस में वो लोग ऐसा कर सकते हैं, लाइक वो लोग उस केस में शेयर भी डिस्पोज ऑफ कर सकते हैं या उसकी एसेट भी 20% से ज्यादा डिस्पोज ऑफ कर सकते हैं. So basically it is written here. Now coming towards our next point, so secretarial audit and compliance report. So basically जितने भी listed entity है या its material unlisted subsidiary है, उसको साल में secretarial audit report करवाना पड़ेगा एंड अपने annual report है उसके साथ उसको अटैच भी करवाना पड़ेगा. एंड सारी listed entities को secretarial compliance report जो है वो financial year एंड होने से 60 days के अंदर अंदर stock exchange को फाइल करना पड़ेगा. Now coming towards our next point, statement of deviation. सो बेसिकली जितनी भी लिस्टेड एंटिटी है उनको स्टॉक एक्सचेंज को क्वार्टरली बेसिस पे एक स्टेटमेंट फाइल करना पड़ेगा, जिसमें बताया गया है कि जो भी उन्होंने आईपीओ एफपीओ के थ्रू फंड लिया है ऑफर ऑफ डॉक्यूमेंट बाहर पाड़ के, तो वो ऑफर डॉक्यूमेंट के स्टेटेड ऑब्जेक्टिव से डिफरेंट ऑब्जेक्टिव के लिए कितना फंड यूज हुआ है, तो वो सारी चीज इसमें लिखी होगी. एंड ये कब तक देना पड़ेगा, लाइक मैंने जब भी फंड रेज किया उसके एक दिन तक देना पड़ेगा, एक साल तक देना पड़ेगा, 5 साल तक देना पड़ेगा, लाइफ टाइम देना पड़ेगा, कब तक देना पड़ेगा. तो बोला गया है कि जब भी हमने फंड लिया है वो फंड आइदर फुल्ली यूटिलाइज हो जाए या तो फिर जिस पर्पस के लिए फंड लिया है वो पर्पस फुलफिल हो जाए. लाइक सपोज मैंने मार्केट से 10 करोड़ रुपए लिए है, तो अगर वो 10 के 10 करोड़ रुपीस मेरे फुल्ली यूटिलाइज हो जाए या जिस स्पेसिफिक पर्पस के लिए मैंने 10 करोड़ रुपए लिए है वो पर्पस ही मेरा फुलफिल हो जाए, देन उस केस में वो केस बने तब तक हमको स्टेटमेंट ऑफ डेविएशन फाइल करना पड़ेगा, उसके बाद नहीं करेगा तो चलेगा. नाउ कमिंग टुवर्ड्स नेक्स्ट पॉइंट, दैट इन्फॉर्मेशन टू शेयर होल्डर्स. सो बेसिकली जब भी एजीएम होगी कंपनी की उसके 21 दिन पहले, एटलीस्ट 21 दिन पहले जितने भी शेयर होल्डर की ईमेल आईडी हमारी कंपनी में रजिस्टर है उसको सॉफ्ट कॉपी में, और जिसके भी ईमेल आईडी रजिस्टर नहीं है तो उसको ऑब्वियसली हम सॉफ्ट कॉपी में नहीं भेज सकते, तो उसको हार्ड कॉपी में सेलिएंट फीचर्स ऑफ आवर एनुअल रिपोर्ट भेजेंगे. अनलेस वो जो भी शेयर होल्डर है वो अगर पूरा का पूरा एनुअल रिपोर्ट हमारे से डिमांड करे तो उसको फुल कॉपी हार्ड कॉपी अपने फुल में दे देंगे. बेसिकली यही बोला गया है. एंड अगर वो जो भी एजीएम है उसकी अपॉइंटमेंट या उसमें डायरेक्टर की कोई अपॉइंटमेंट या रीअपॉइंटमेंट होने वाली है, तो उसमें जो भी डायरेक्टर का रेज्यूम होगा वो रेज्यूम भी अपन लोग भेजेंगे. और रेज्यूम में क्या क्या चीज लिखी होती है, सपोज जैसे कि अपने मैं जॉब करने जा रहा हूँ या आप जॉब करने जाओगे तो जॉब में आपकी एक्सपर्टाइज लिखी होगी कि आप इंटरनल ऑडिट में एक्सपर्ट हो या टैक्स कंसल्टेंसी में एक्सपर्ट हो या मैनेजमेंट कंसल्टेंसी में, क्या क्या चीज में आप एक्सपर्ट हो, तो एक्सपर्टाइज लिखी होती है. देन अगर जिस भी कंपनी में जा रहा हूँ अगर कोई उधर का रेफरेंस है तो मैं रेफरेंस यूज करूंगा कि हाँ इस XYZ पर्सन का मेरे को रेफरेंस है. फिर मैं लिखूंगा कि मेरी करंट कंपनी कौन सी है, कितने साल का एक्सपीरियंस है, तो ये सारी चीज हम लोग लिखते हैं. तो बेसिकली यही बोला गया है कि इसमें भी डायरेक्टर का रिज्यूम दिया जाएगा, उसकी एक्सपर्टाइज कौन सी है वो दिया जाएगी. फिर रिलेशनशिप, जैसे कि मैंने बोला कि किसी स्पेसिफिक पर्सन का रेफरेंस है तो उसको आप रिलेशनशिप के साथ कर सकते हो रिलेट, कि कोई भी अगर डायरेक्टर के साथ उसकी स्पेसिफिक रिलेशनशिप है तो वो भी डिस्कस की जाएगी. देन करंटली कौन सी कंपनी में वो डायरेक्टरशिप एंड मेंबरशिप होल्ड कर रहे हैं उसका भी नाम देना पड़ेगा. एंड अगर वो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के लिए अपॉइंटमेंट की जाने वाली है देन वो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की उसी कंपनी में अगर कोई होल्डिंग है तो वो भी दी जानी चाहिए. जैसे कि
अब मेरी ए लिमिटेड कंपनी है एंड कोई एक्स पर्सन को मेरी कंपनी में एज नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अपॉइंट करना है, तो वो एक्स पर्सन ने मेरी कंपनी में कितने परसेंट होल्ड किया हुआ है या कितने शेयर्स होल्ड किए हुए हैं, तो वो भी उसको डिस्क्लोज करना पड़ेगा। By this we conclude this topic also, and now the transfer and compliance certificate, that next two topic you can revise it by your own because it is not so important, so if you wish you can revise it by your own. Now coming towards disclosure. Okay, now disclosure. So there are certain things के जो कंपनी अपनी एनुअल रिपोर्ट पब्लिश करती है वो एनुअल रिपोर्ट में उसको डिस्क्लोज करना पड़ेगा। So what are those things? So the first thing is the remuneration of director. So basically हियर क्या होगा कि जो भी नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है उसकी कंपनी के साथ कोई भी ट्रांजैक्शन है या मटेरियल पेक्यूनरी रिलेशनशिप है, तो वो कंपनी को अपना एनुअल रिपोर्ट में पब्लिश करना पड़ेगा। देन वो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को जो भी पेमेंट कर रहे हैं वो पेमेंट किस बेसिस के ऊपर कर रहे हैं, उसका क्राइटेरिया क्या है, तो क्राइटेरिया भी डिस्कस करना पड़ेगा। ऑल्टरनेटिवली कंपनी कैन डू कि जो भी क्राइटेरिया है पेमेंट करने का वो कंपनी अपनी वेबसाइट के ऊपर डाल देगा एंड वो वेबसाइट की लिंक को एनुअल रिपोर्ट में डाल देगा, देन इट इज कंप्लीटली फाइन। नाउ कौन सी ऐसी चीज है जो कि कंपनी को एनुअल रिपोर्ट में डालनी पड़ेगी? सो बेसिकली फर्स्ट पॉइंट इज कि जो भी रेम्यूनरेशन पैकेज है, यानी कि उसकी जो सैलरी क्या है, जो डायरेक्टर की सैलरी क्या है, बेनिफिट्स क्या है, बोनस होगा तो बोनस क्या कितना दिया जा रहा है, स्टॉक ऑप्शन क्या है, तो ये सारा बाइफर्केशन दिया जाएगा। देन सैलरी में भी अपन जैसे जॉब करते हैं तो कुछ फिक्स अमाउंट मिलती है, कुछ अपने को इंसेंटिव बेस मिलती है, तो उसका भी बाइफर्केशन दिया जाना चाहिए। फिर अगर कोई डायरेक्टर ऐसे कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है फॉर स्पेसिफिक पीरियड, तो उसका सर्विस कॉन्ट्रैक्ट क्या है, नोटिस पीरियड है तो नोटिस पीरियड क्या है, तो ये सारी चीजें भी लिखी होनी चाहिए। एंड स्टॉक ऑप्शन की डिटेल्स भी अगर लिखी होनी चाहिए। अगर उसको कोई स्टॉक ऑप्शन दिया गया है और उसमें अगर कोई डिस्काउंटेड प्राइस में दिया गया है तो वो भी अंदर लिखा होना चाहिए पूरा। नाउ द सेकंड पॉइंट इज मैनेजमेंट डिस्कशन एंड एनालिसिस। तो ये जो भी एमडी एंड ए रिपोर्ट है वो एनुअल रिपोर्ट का पार्ट बनेगा। एंड एमडी एंड ए रिपोर्ट में क्या क्या चीजें लिखी होती है, तो बेसिकली सपोज मेरी कंपनी बीएमडब्ल्यू की मेरी कंपनी है, तो उसमें बीएमडब्ल्यू की जो कंपनी उसका इंडस्ट्री स्ट्रक्चर क्या है, यानी कि जो भी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है उसका स्ट्रक्चर क्या है, डेवलपमेंट उसका कैसा चल रहा है, बेसिकली उसमें कितनी अपॉर्चुनिटीज एंड कितनी थ्रेट्स है जो भी इंडस्ट्री में है। तो फिर ले लेते हैं कि रिस्क एंड कंसर्न क्या है, एंड अगर एक बार रिस्क आ गया तो रिस्क को मिटिगेट करने के लिए आपको इंटरनल कंट्रोल भी रखना पड़ेगा। एंड अगर आपने इंटरनल कंट्रोल रखा हुआ है तो डेफिनेटली बात है, अगर वो एडिक्वेट इंटरनल कंट्रोल है तो आपकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस अच्छी रहेगी, तो डिस्कशन ऑन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस भी आ जाएगा। एंड जो भी डिस्कशन होगा फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के ऊपर तो उसके बेसिस के ऊपर सेगमेंट वाइज एंड प्रोडक्ट वाइज परफॉर्मेंस भी पता चल जाएगा। एंड उसके बाद नेट प्रॉफिट रेशियो क्या है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो क्या है, डेट इक्विटी रेशियो क्या है, तो ये सारे बेसिकली कुछ कुछ रेशियोज है जो भी पता चल जाएगा। एंड कंपनी की जो भी रिटर्न ऑन नेटवर्थ है वो लास्ट ईयर की कंपेयर में करंटली कितना चेंज हुआ है, तो जो भी चेंज हुआ है उसकी भी डिटेल्स एमडी एंड ए रिपोर्ट का पार्ट बनेगी। नाउ एज एन ऑडिटर व्हाट वी नीड टू वेरीफाई, सो बेसिकली वी नीड टू वेरीफाई कि जो भी एमडी एंड ए रिपोर्ट में डिस्क्लोजर देना चाहिए वो डिस्क्लोज किया हुआ है कि नहीं। फैक्ट के साथ अपने को कोई लेना देना नहीं है। सो बेसिकली अपने को सिर्फ कंप्लायंस इधर देखना है, अपने को फैक्ट वेरीफाई नहीं करना है इधर। एंड उसमें अपने को जो भी ये प्रोडक्ट वाइज एंड सेगमेंट वाइज परफॉर्मेंस अंदर डिस्क्लोज किया हुआ है वो एज पर AS 17 एंड इंड AS 108 होना चाहिए, यानी कि उसके साथ वो इनकंसिस्टेंट नहीं होना चाहिए, दोनों में कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। नाउ मूविंग टुवर्ड्स आवर थर्ड डिस्क्लोजर, दैट इज इवेंट एंड इंफॉर्मेशन। सो बेसिकली ऐसी कोई भी इवेंट या ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन जो इन द ओपिनियन ऑफ BOD बहुत मटेरियल है, तो वो भी कंपनी के एनुअल रिपोर्ट में डिस्क्लोज करनी पड़ेगी। एंड वो कंपनी की वेबसाइट पे भी 5 साल तक होस्ट करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एनुअल रिपोर्ट में कर दिया देन इट्स ओके, वो जो भी डिस्क्लोजर है वो कंपनी की वेबसाइट पे भी आपको होस्ट करना पड़ेगा till minimum 5 years. The fourth disclosure is related party. So basically जितनी भी listed entities है उनको एक quarterly compliance report stock exchange को फाइल करना पड़ेगा within 21 days from the end of each quarter. एंड वो कंप्लायंस रिपोर्ट में जो भी मटेरियल ट्रांजैक्शन होगा रिलेटेड पार्टी के साथ उसकी डिटेल्स लिखी होगी, जो कि कंप्लायंस ऑफिसर या CFO ने साइन भी की होगी। एंड कंपनी टू डिस्क्लोज इट्स पॉलिसी फॉर डीलिंग विद रिलेटेड पार्टी ऑन इट्स वेबसाइट। एंड वो जो भी वेबसाइट पे जिधर भी होगी उसकी लिंक भी उसको एनुअल रिपोर्ट में डालनी पड़ेगी। एंड अगर कोई भी ऐसा कोई प्रमोटर है जिसने कंपनी में 10% से ज्यादा होल्डिंग किया हुआ है, तो कंपनी की उस ट्रांजैक्शन कंपनी के उस प्रमोटर के साथ जो भी ट्रांजैक्शन है वो भी डिस्क्लोज करना पड़ेगा। इधर एक चीज ये है कि ये अगर आप ये नोट में से पढ़ रहे हो देन ये चीज आप अपने नोट्स में ऐड कर देना तो वो आपको समझ में आएगा ये सही से। एंड जो भी लिस्टेड एंटिटी है
तो वो listed entity to submit disclosure of related party transaction within 60 days from the publication of half yearly CFS of S or SFS. So by this we conclude the revision of this chapter. There are certain other points which you can revise it by your own, because it is not so complicated or not so important, so you can revise it by your own. But I hope you enjoyed the lecture, and इससे आपको revision में भी help रहेगी, and I hope these notes will be also these notes will also be useful for you in the examination. So all the best for your exam and all the best for your further preparation.